आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। नमस्कार, मैं मुशफिक खान और आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीमांचल इलाके के कोचाधामन विधानसभा में। मैं इस रास्ते से गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक केले का बाग है, तो मैंने सोचा चलो किसान से कुछ बातें करते हैं, कुछ जानते हैं कि आखिर केले की खेती किस तरह से की जाती है। और मैं अगर सीमांचल की आपको ख़ासकर बात करूँ तो यहाँ के जो लोग हैं करीब 80% लोग गरीबी रेखा से भी नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन मेहनती बहुत हैं। और ज़्यादातर जो लोगों का पोषण पालन है, उनकी जो ज़िंदगी का ज़्यादातर गुजर बसर है वो खेती गृहस्थी में है। यहाँ पर धान की खेती, मक्का की खेती, फिर सरसों की खेती होती है। सरसों का हम लोग तेल खाते हैं, जिसे हम लोग कड़वा तेल भी कहते हैं। अगर मैं दर्शकों को समझने के लिए बताऊं, जिसकी फ़िलहाल कीमत बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मत खाइएगा क्योंकि करीब वो डबल सेंचुरी के पास पास कर चुका है। तो मेरे साथ भाई मौजूद है जो अभी यहाँ पे केले के बाग में काम कर रहे थे। आपका नाम क्या है? जी, कुमेश कुमार सिंह। कुमेश जी, ये जो केले की खेती हो रही है, तो ये केले की खुद खेती करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से शुरुआत करते हैं इसकी? शुरुआत करना पड़ेगा 1 बीघा खेत में गोबर सार 4 ट्रॉली सार देना पड़ेगा। अच्छा, पहले गोबर देना पड़ेगा? जी, गोबर सार देना पड़ेगा। गोबर सार दे के थोड़ा मिट्टी और भी सूखने दीजिए। सूखने के बाद थोड़ा गड्ढा करके मान के चलिए 5 फीट दूराई, 5 फीट मतलब हो गया है। ये एक पेड़ से दूसरी पेड़ के बीच में दूरी रखते हैं, दूरी रखना पड़ेगा, इतना दूरी। फिर छोटा गड्ढा करके बस लगा देना है पेड़ को। अच्छा, तो कितना दिन में इसकी फसल तैयार होती है? फसल होगा साल भर लगे जाएगा। साल भर जी, साल भर लग जाएगा। अगर 1 बीघा में इसकी खेती होती है तो कितना खर्च होता है, लागत कितनी आती है इसमें? खर्चा के बारे में तो इतना हमको पता नहीं है, मालिक को पता होगा। हमको देता है खाद। मान के चलिए 1 बार फसल काटिएगा तो 4 बार खाद लगेगा। 4 बार खाद लगता है? जी। तो जितनी जो अभी महंगाई है और जो किसानों के साथ जो सरकार का रवैया है, वो आप भी सुनते होंगे अखबार के ज़रिए या टीवी में या लोगों से बातचीत में सुनते होंगे कि किसान खेती करते हैं लेकिन उनको पोसाई नहीं पड़ता है। मतलब वो घाटे में चलते हैं। पोसाई तो नहीं पड़ेगा, इस बार पोसाई नहीं पड़ेगा मालिक को, क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो गया है। तो किसान के लिए जो सरकार का रवैया है उसको आप कैसे देखते हो? देखना कैसे है, अब समझेगा मालिक, कैसे देखेगा नहीं देखेगा। नहीं, मतलब ये हम समझना चाह रहे हैं कि जो किसान के लिए जो सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, लगातार किसान आत्महत्या कर लेते हैं, मतलब अपनी जान दे देते हैं खुद से महंगाई की वजह से, या सरकार से अगर लोन लेते हैं लोन नहीं दे पाते हैं, तो ये कितना कठिन होता है किसान के लिए। उसकी क्या वजह होती है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं? आत्महत्या कैसे नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा सरकार, आत्महत्या करबे करेगा महंगाई की वजह से। अभी आप इसमें देख रहे हैं, मैं आप खाद दे रहे हो, तो ये क्या क्या चीज़ है इसमें? इसमें है DAP है, यूरिया है, पोटास है। थार्मिट नहीं दिए हैं अभी। अच्छा। क्योंकि केला कटने वाला है, अभी कीड़ा नहीं पकड़ेगा। तो मतलब ये इससे फिर पौधे को क्या फ़ायदा पहुँचता है? क्योंकि अब तो पेड़ देख रहे करीब तैयार है। पौधे जिस केला हो गया है ना, जिसमें उसमें इतना नहीं देते हैं खाद, जो अभी निकलता है उसमें देते हैं। अच्छा, यहाँ ज़्यादा जो खेती होती है बड़ी संख्या में, वो ज़्यादा किस चीज़ की खेती होती है? यहाँ सबसे ज़्यादा खेती होता है धान, मक्का, यही दोनों। अच्छा, अभी पता है 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होगा, यानी कि फिर से प्रधानमंत्री कौन चुना जाएगा उसका इलेक्शन होगा। इसके बारे में जानते हैं आप? उनके बारे में जानते हैं, हम जिसको चाहते हैं। अभी प्रधानमंत्री कौन है देश का? अभी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। तो 2024 में आप किसको सपोर्ट करेंगे इस बार? 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से प्राइम मिनिस्टर? 2024 में बस उसी को, मोदी को चुनेंगे हम। मोदी को चुनेंगे? जी। क्या है उसी को? क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है हमको वही। अच्छा, काम किया है देश में? काम करते रहता है देश में। क्या काम किया है उसका? कुछ काम बताइए, 2-3 काम जो किया है वो। देखिए, पहला काम हम आपको बताते हैं। हम लोगों के पास खाता नहीं था, गरीब लोगों के पास सबको खाता खुलवा दिया है। खाता तो उन्होंने इसलिए खुलवाया था कि 15 लाख रुपया देंगे, तो 15 लाख रुपया आया अकाउंट में? अकाउंट में पैसा नहीं आया है, लेकिन खाता तो खुलवा दिया सबको ना। अच्छा, मेरे साथ और भी भाई मौजूद है, मैं उनसे बात कर। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेमतुल्ला है। नेमतुल्ला साहब, यहाँ पे मैं केले के बाग में खड़ा हूँ और सीमांचल इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ के जो
80% से भी ज़्यादा, अगर मैं गलत ना हूँ तो लोग जो है गरीबी रेखा से भी नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। उसकी वजह ख़ास क्या है? क्योंकि भारत तो आज़ाद हुआ था सन 1947 में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 10 साल से। मोदी जी बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि मैंने विकास किया और गरीबी को दूर किया। ये क्या तो फिर सीमांचल इतना पिछड़ा हुआ इलाका आज भी क्यों है? सीमांचल इसलिए पिछड़ा हुआ इलाका है कि सीमांचल में जो आदमी राजनीति करना चाहते हैं तो वो अपने राजनीति करके अपने आप को पालना चाहते हैं। सीमांचल का किसान हुआ, सीमांचल का गरीब हुआ, इन पे ध्यान नहीं देते हैं। मजदूर है, गरीब है, वो उनकी पर्सनली है। जो कि ये नेता जो लोग होते हैं ना, वो लोग अपने हिसाब से अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए वो लोग ये करते हैं। और पार्टी की जो बात है, सरकार की नाकामी है। ये जो सीमांचल की तरफ सरकार ध्यान नहीं देते हैं। और ये जो हमारी अभी नई पार्टी तो नहीं कहेंगे हम इसको, AMIM को नई पार्टी तो नहीं उस पे तो मैं बाद में आता हूँ। मैं पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैं इलाके में घूमा, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं गया डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, तो मैं इस इलाके में भी घूम रहा हूँ। करीब 1.5-2 महीने से मैं यहाँ पे हूँ और मैं लोगों का माहौल जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका मूड क्या है। क्योंकि देखिए, देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, वो अपने अपने कुंबे को भी बढ़ाने में लगे हैं कि मेरा गठबंधन लंबा हो, एक एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन। लेकिन अभी जो वोटर हैं उनका मूड क्या है? उनका भी क्या कोई प्लान चल रहा है? उनका कुंबे में क्या चल रहा है? पहला तो आप ये बताइए। अभी जो वोटर है उनको सिर्फ अपना रोजगार चाहिए। और ये जो नाकामी सरकार है, तो वादा करते हैं लेकिन देते नहीं है। हम 15 लाख देंगे या फिर 15 करोड़ जनता को रोजगार देंगे, उसने 15 करोड़ में से 1 करोड़ को भी रोजगार नहीं दिया। अभी जैसे आपके सामने भाई खड़े हैं, खुद कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, लेकिन हम फिर भी बीजेपी को वोट देंगे। ये ऐसा क्यों चल रहा है? अब ये भाई की चॉइस है, वो बीजेपी को पसंद करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो बीजेपी नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये बाढ़ प्रभावित इलाका माना जाता है सीमांचल, यहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है। तो मैं जो देख रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोगों का मकान है, एक तो कच्चा मकान होता है, लेकिन यहाँ मकान है बांस का बना हुआ, ऊपर में अल्बेस्टर डाला हुआ है टीन का, और बांस से घर घिरा हुआ है। तो इसकी वजह बाढ़ है या गरीबी है? इसकी वजह गरीबी है। तो इंदिरा आवास तो मिलता होगा लोगों को? इंदिरा आवास तो मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ के जो नेता लोग हैं बस अपने पॉकेट में रख लेते हैं। 2024 में, इस 2024 के लोकसभा चुनाव में, खासकर सीमांचल में, क्योंकि पिछली बार तो AIMIM ने काफ़ी बड़ा सेंधमारी किया था, 5 विधायक चुन कर गए थे, हालांकि बाद में 4 भागकर RJD में चले गए। इस बार क्या लगता है? इस बार अगर AIMIM से कोई कैंडिडेट आता है, ज़्यादा संभावना लगता है कि अख्तरुल ईमान आएंगे, तो यहाँ के लोगों का इस बार क्या होगा? इस बार तो इंशाल्लाह यहाँ के लोगों का ये सोच भी है और ये ख्वाब भी है कि अख्तरुल ईमान साहब ही यहाँ का MP चुन कर के आए। इसलिए कि अख्तरुल ईमान साहब वो शख्स हैं जो हाथ से छीन कर नहीं, मुँह से छीन कर रोज़गार लाने वाले हैं। आखिर तो फिर जब मुंह से छीन कर लाते हैं तो 4 विधायकों की नहीं रोक पाए, क्यों भाग गए? वो तो 4 विधायक, वो तो उनकी नाअक्ली है, उनको तो ख़रीदा गया, वो तो 2 पैसे में बिक गए। हम तो उनको कुछ उनको अकलदार नहीं कहेंगे। और 4 विधायक, हम जो MIM के समर्थन 6 क्या MLA के इलेक्शन में, तो हम तो जान जी लगा करके किए। तो इस वजह तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं AIMIM को कि मुस्लिम की पार्टी है। क्योंकि अगर डॉक्टर जावेद अभी यहाँ के जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कांग्रेस पार्टी से, तो वो भी तो मुसलमान है, कांग्रेस भी तो सेकुलर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। तो फिर एक बड़ी पार्टी भी है देश की, तो फिर AIMIM के साथ ही क्यों? ऐसा नहीं लगता कि फिर वो भी मुस्लिम ध्रुवीकरण करते हैं, मुस्लिम की राजनीति करते हैं? कि यही वजह तो नहीं है ईमानदारी से? अगर इसका आप जवाब दें। AIMIM का पार्टी मुस्लिम की पार्टी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की पार्टी है। अभी आप देख सकते हैं, अभी हैदराबाद में इलेक्शन हुआ तो वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट अगर कितने 5 थे तो 3 शायद हिंदू कैंडिडेट थे। लेकिन वहाँ तो 45 सीट पे मुस्लिम निर्णायक वोटर है, वहाँ 9 सीट पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा। पूरे देश में तो घूम घूम के कहते हैं कि मुझे हिस्सेदारी चाहिए, तो वहाँ 9 सीट पे ही चुनाव क्यों लड़े? अच्छा, वो सबसे ज़्यादा कांग्रेस को वहाँ कोस रहे थे पानी पी करके, बीजेपी के लिए और मामा के लिए पूरा सॉफ्ट थे। बीजेपी के लिए तो नहीं, मामा के लिए थे, इसलिए कि मामा का उनके साथ गठबंधन है। और ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस उनको बदनाम करती है कि बीजेपी की बी टाइम है, लेकिन ये बात गलत है। बीजेपी की बी टीम वो नहीं हो सकते। तो अब कांग्रेस में जो सरकार बनी है वहाँ, वो बीजेपी से आए हैं, RSS के आदमी हैं वो। तो सीमांचल के लोगों की मुख्य मांगे क्या है, जो इतना गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं? और करीब लगभग यहाँ आज़ादी के बाद से, अगर मैं गलत ना हूँ तो शायद लगभग मुसलमान ही यहाँ से लोकसभा और विधानसभा दोनों रहते हैं। तो फिर वो डेवलप क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि फिर यहाँ सरकार भी सत्ता में रही। अगर कांग्रेस के MLA मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे तो कांग्रेस भी यहाँ पे सत्ता में रही। अभी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है।
प्लस में हमेशा यहाँ आरजेडी से ही या जदयू से रहते थे विधायक, तो करीब करीब वे दोनों मिलकर के ही मिल बांट के रहे प्रदेश में भी, तो फिर विकास क्यों नहीं हो पाया? सड़कें कच्ची हैं, अभी भी लोग गरीबी रेखा से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पुल की बहुत कमी है। ये तो विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि ये नेताओं की नाकामयाबी है, जो पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में अपनी बातों को पेश नहीं कर पाते हैं, वो दिल खोलकर बोल नहीं पाते, उनके अंदर जिगर नहीं है। जैसे हमारे अख्तर उल ईमान साहब के अंदर जिगर है, वो दिल खोल करके बोलते हैं। असद साहब भी पार्लियामेंट में दिल खोल करके बोलते हैं। इसीलिए बोलना हो, कोई भी काम चुप रहने से नहीं होता है। तो ये उम्मीद की आस है कि अगर अख्तर उल ईमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते हैं और संसद में जाते हैं तो यहाँ का विकास होगा। इंशाल्लाह ज़रूर विकास होगा। अख्तर उल ईमान एक सच्चे आदमी है और वो विकास ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अभी कुछ दिन पहले अबेपुर घाट है, 2 किलो या 2.5 किलोमीटर का पुल पास किए हैं। तो अभी तो वो खैर अभी नहीं है एमपी, लेकिन इंशाल्लाह एमपी आएंगे तो ज़रूर उससे आगे भी। कोचाधामन से वो विधायक भी रहे हैं, तो यहाँ पे काम किया था, विकास हुआ था। हाँ, उनके टाइम में तो अच्छा काम हुआ है। और अभी जहाँ से हैं वो अच्छा, जो अभी यहाँ से अभी यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं, शायद एसपी इजहार, अगर मैं उनका नाम गलत नहीं बोल रहा हूँ तो इजहार एसपी साहब, तो उनके कार्यकाल में काम हो रहा है? क्योंकि अभी तो वो आरजेडी की गठबंधन में सरकार भी है, आरजेडी में वो गए भी हैं, तो काम हो रहा है? खैर मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इतना नज़र आ रहा है कि वो माला पहनने का काम कर रहे हैं, लेकिन विकास का काम मुझे नहीं दिख रहा है। जब से वहाँ माला पहनने का काम मुझे दिख रहा है कि कर रहे हैं, लेकिन विकास मुझे आज तक, हमारे फुलबारी गाँव से आप गुजरिए, पूरा रोड खदरा हुआ है, तो विकास मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना दिख रहा है कि माला पहनने का काम करते हैं। तो इस बार लोकसभा का जो माहौल इतना गर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी भी रहेगी, तो वो भी हो सकता है कि मुस्लिम कैंडिडेट को दे। आपके अख्तर उल ईमान साहब भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं, कांग्रेस से भी मुस्लिम कैंडिडेट आएंगे, तो कितनी टफ लड़ाई होगी ये, ख़ासकर अख्तर उल ईमान के लिए कितना बड़ा टफ होगा, कितना बड़ा टास्क होगा इस गेम को निकालना, क्योंकि पिच बिल्कुल सपाट हो गई है इस बार सीमांचल इलाके की, ख़ासकर इस लोकसभा की। नहीं, इस बार जो है ना, पब्लिक का जो ख्वाहिश है कि अख्तर उल ईमान साहब ही एमपी बने, और इंशाअल्लाह ताला हम सब दुआ करेंगे तो अख्तर उल ईमान साहब ही हम लोग जिता करके उसको पार्लियामेंट में भेजेंगे, और हमारी मुद्दों की बात करेंगे, बेरोज़गारी की और हमारे अंदर जो गरीबियां हैं उसकी बात करेंगे अख्तर उल ईमान साहब। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपनी उम्मीद पर कायम हो और फिर अख्तर उल ईमान को शायद मौका मिले। ये तो बड़ा दिलचस्प होगा जब 2024 का चुनाव आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सीमांचल का जो इलाका है, आज तक आज़ादी के बाद से लेकर आज तक, चाहे सत्ता में कांग्रेस रही हो, बीजेपी रही हो, ख़ुद प्रदेश में चाहे वो आरजेडी की सरकार रही हो या जदयू की सरकार रही हो, यहाँ पर लोग हमेशा से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उसकी दरअसल वजह है कि यहाँ लोग गरीबी रेखा से भी नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ पर जो लोगों का ज़्यादा गुजर बसर है वो खेती पर है, और यहाँ पर खेती, मक्का की खेती, धान की खेती, केले का बागान, यानी जिनकी जैसी हैसियत होती है किसान उस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं एक बात और यहाँ के लोगों की बताऊँ, गरीबी रेखा से ज़िंदगी नीचे गुजारने की वजह से यहाँ पर हर 10 में से 8 लोग, आपको अगर मैं गलत ना हो तो 8-9 लोग लुंगी और शर्ट में मिलते हैं। ये लोगों की ज़िंदगी का हाल है। तो मुझे भी उम्मीद होगी, आशा होगी कि सरकार जिसकी भी बने, यहाँ से जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाएं या विधानसभा में जाएं, तो वो अपने विधानसभा के लिए, अपने लोकसभा के लिए काम करें और जनता की जो मुख्य मांगे हैं, जो जनता की जो परेशानियां हैं, उसको दूर करें। कैमरामैन ज़हीर के साथ मैं मुशफिक खान, शाहीन टीवी, बिहार। आप देख रहे हैं शाहीन टीवी।